बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 8 का जो पहला टॉपिक है वो पीरियाडिक वेव्स है। तो पीरियाडिक वेव्स पढ़ने से पहले हम वेव की तारीफ पढ़ते हैं। तो हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ के आए हैं, वेव जो है वो किसी मीडियम में पैदा होने वाली ऐसी डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। उस डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव। और फिर हमने दो तरह की टाइप्स पढ़ी हैं वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जो हम इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो वेव हमारे पास क्या है? किसी भी मीडियम में पैदा होने वाली ऐसी डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, तो उस डिस्टर्बेंस को हम वेव बोलते हैं। तो पीरियाडिक वेव्स कौन सी होती हैं? द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंटिन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस, यानी मुसलसल डिस्टर्बेंस पैदा होनी चाहिए और एक रिदम के साथ, यानी एक तरतीब के साथ जो डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स पैदा होंगी वो पीरियाडिक वेव्स होंगी। जैसा कि हमारे पास ये मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये अगर हम इसको पकड़ के खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो ये मुसलसल मास जो है अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और एक ख़ास तरतीब में हरकत करेगा। ये नहीं है अभी एक दफ़ा वर्टिकली करे तो अगली दफ़ा हॉरिजेंटली करना शुरू कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है इसकी मोशन कंटिन्यूस होगी और रिदमिक होगी, तो इससे जो वेव्स पैदा होंगी वो पीरियाडिक वेव्स होंगी। और ये जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हो सकती हैं जो पीरियाडिक वेव्स हैं। तो गुड एग्जांपल ऑफ द पीरियाडिक वेव इज़ एन ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम विच एग्जीक्यूट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पीरियाडिक वेव की जो सबसे सादा मिसाल है वो कौन सी है? मास स्प्रिंग सिस्टम है। तो इसमें हम अलग अलग देखेंगे भी ट्रांसवर्स वेव्स किस तरह पैदा होंगी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किस तरह होंगी, फिर ट्रांसवर्स पीरियाडिक वेव्स किस तरह की होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल पीरियाडिक वेव्स किस तरह की होती हैं। तो आज हम ट्रांसवर्स पीरियाडिक वेव की बात करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं। तो ऐसी वेव्स जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, ये जो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम है ये वर्टिकली वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे। तो हमने इसके साथ ये एक रस्सी ऐसे फिक्स्ड कर दी है, एक सिरा हमने मास के साथ बांध दिया है, एक सिरा हमने इस तरफ बांध दिए। तो जब ये मास स्प्रिंग सिस्टम का मास ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा तो इसके साथ जो बंधी हुई रस्सी है वो ऐसे ऊपर नीचे मूव करेगी। अब रस्सी किस तरफ को मूव कर रही है? रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। रस्सी क्या है? मीडियम है, क्योंकि रस्सी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, तो रस्सी जो है वो हमारा मीडियम है। अगर आप देखें तो ये वेव जो है ना इस तरह मूव करेगी ऐसे, ये रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं ना वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जबकि वेव किस तरफ को जा रही है? राइट की तरफ जा रही है, और रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं मीडियम के पार्टिकल्स की जो मोशन है वो ऊपर नीचे है, जबकि वेव की मोशन जो है वो एक साइड की तरफ है, यानी राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। तो मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन है वो वेव की मोशन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेव्स होंगी ये ट्रांसवर्स वेव होंगी, क्योंकि ये वेव्स पीरियाडिकली मुसलसल पैदा हो रही हैं, एक सेम टाइम के बाद दोबारा अपने आप को जनरेट कर रही हैं। इसलिए ये जो ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो रही हैं ये पीरियाडिक ट्रांसवर्स वेव्स पैदा हो रही हैं। और इसमें हम देख सकते हैं
कि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो क्रस्ट और ट्रफ बना रही हैं। तो हम देखते हैं भाई क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। तो द पोर्शन ऑफ द वेव above the mean level is called as crust। तो क्रस्ट क्या होता है कि जो वेव बनेगी उस वेव में ये उसकी मीन पोजीशन है, ये जो सीधी लाइन है। तो वेव की जो सीधी लाइन होगी वो उसकी मीन पोजीशन होगी, यानी जब वो वेव प्रोड्यूस नहीं हुई होगी, जब रेस्ट की हालत में होगी, तो ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारी क्या है, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट कहलाता है, और मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा जो है वो ट्रफ कहलाता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर ही एक वेव बनाते हैं। तो जब वेव ऐसे चल रही होती है तो पहले क्रस्ट बनेगा, फिर क्या बनेगा, ट्रफ। यानी जो क्रस्ट है वो किस में चेंज हो गया, ट्रफ में। फिर ट्रफ किस में चेंज हो जाएगा, क्रस्ट में। फिर क्रस्ट किस में चेंज हो जाएगा, ट्रफ में। तो अगर आपको नज़र आए भी क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारी वेव है वो ट्रेवल कर रही होती है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है भी क्रस्ट क्या होता है, तो आपने बताना है कि हमारे पास वेव जो मीन पोजीशन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, एक वेव में मीन पोजीशन से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्रस्ट कहलाता है, और मीन पोजीशन से नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एक क्रस्ट में मीन पोजीशन से ये हाईएस्ट पॉइंट तक का जो फासला है मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड है। इसी तरह ट्रफ में भी हाईएस्ट पॉइंट तक का ये जो मैक्सिमम फासला है ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो मीन पोजीशन से क्रस्ट या ट्रफ के मैक्सिमम पॉइंट तक का जो फासला है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ किसको हम बोलते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है वेव की जो लंबाई है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर क्या बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं, और उसकी जो लंबाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या फिर अगर ये हमारे पास है, ये एक क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो दरमियानी फासला है वो एक वेव के बराबर होगा, उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। दो क्रस्ट का दरमियानी फासला या फिर दो ट्रफ का दरमियानी फासला एक वेवलेंथ के बराबर होता है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने याद रखना है, एक दो क्रस्ट का दरमियानी फासला या दो ट्रफ का दरमियानी फासला जो है वो किसके बराबर होता है, एक वेवलेंथ के बराबर होता है। और अगर पूछा जाए भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ का दरमियानी फासला जो है वो कितना होता है, तो वो आपने बताना है वो λ/2 हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियानी फासला जो है वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। इसमें हम ये भी याद रखेंगे कि जो पॉइंट्स मीन पोजीशन पर होते हैं उसको हम नोड बोलते हैं। जैसे इस वेव में ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन पर है, ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन पर है, ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन पर है, तो ये नोड कहलाते हैं। ये जो पीक पॉइंट है ये वाले, ये एंटी नोड्स कहलाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो मीन पोजीशन पर पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिनका मीन पोजीशन से फासला 0 होता है वो नोड कहलाते हैं, और जिनका फासला मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड कहलाते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव मुकम्मल करने का जो वक्त होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। या हम ये कह सकते हैं भी एक क्रस्ट को एक वेवलेंथ तय करने पर जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। द टाइम फॉर विच द वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। The time period of the wave is equal to the time period of the oscillation which produce it। तो अब हम मालूम करते हैं भी हम किस फार्मूले से, किस तरीके से वेव की जो स्पीड है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखें, when a wave progress यानी जब वो आगे की तरफ मूव करती है तो each particle in the medium performs a simple harmonic motion। और आपको पता भी है
कि वेव है भी क्या, मीडियम में पैदा होने वाली डिस्टरबेंस। तो क्या कर रही होती है मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन, कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द टाइम दैट द क्रस्ट रिक्वायर्स टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ इज इक्वल टू दी, यानी क्रस्ट को एक वेवलेंथ फासला तय करने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम एक पॉइंट को अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए लगता है। तो हमने लिख लिया अभी जो क्रस्ट की स्पीड है वो किसके बराबर होगी, उस फासला बटा वक्त के। तो हमने लिख लिया अभी फासला कितना है, एक वेवलेंथ के बराबर, तो ऊपर आ गया लैम्डा, और नीचे टाइम कितना है, एक टाइम पीरियड के बराबर, तो v बराबर आ गया लैम्डा ओवर t। और आपको पता है ये जो t है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई v बराबर है लैम्डा 1/t। और आपको पता है 1/t जो है वो किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो v बराबर आ गया f लैम्डा। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम वेव की स्पीड जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो वेव की स्पीड मालूम करने का फार्मूला आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी एक सेकंड में वो क्रस्ट कितने चक्कर लगा रहा है, या वो पॉइंट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है वो कितने साइकिल्स मुकम्मल कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और लैम्डा जो है वो उस वेव लेंथ की लंबाई है, वेव की लंबाई है, या उस ऑसिलेशन की लंबाई है जो वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान कंप्लीट कर रहा है। तो ये हमने जो है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स पीरियाडिक वेव के बारे में पढ़ा है। कल हम जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एक टर्म हम पढ़ेंगे वेव का जो पाथ डिफरेंस होता है और फेज डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे, और फेज डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे, और इन दोनों के दरमियान जो है वो रिलेशन भी देखेंगे भी। अगर हमें पाथ डिफरेंस का पता चल जाए तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और अगर फेज डिफरेंस का पता चल जाए तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल पीरियाडिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।